नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज की हमारी सुबह की क्लास नई एनर्जी के साथ हमारी क्लास स्टार्ट हुई है आज की। और सुबह सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास ये अपनी देखने को मिलेगी अब। ठीक है, उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में हम ये सेशन अपना कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस सेशन में हमारे कंप्लीट होते हैं जैसे उसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रहेंगे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ आपको यह सेशन अटेंड करना है और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट्स आपको मिलेंगे उसको ध्यान रखना है और हम बाद में उसको रिवाइज करेंगे और नए नए तरीके से आपको एक ट्रिक होता है ना कि किसी कॉन्सेप्ट को की वर्ड्स में ध्यान रखने वाली बात, वो बात हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो आइए देखते हैं आज का अपना सवाल पहला कौन सा है। आपके सामने पहला सवाल ये है, रिसेंटली हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जैसा कि आपने देखा अभी कुछ महीनों पहले जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था करप्शन, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट नेपाल में। वहां की सरकार जो थी, शर्मा ओली साहब की सरकार थी वहां पे। वहां के जेनजी ने बहुत एक अलग ही लेवल पे प्रोटेस्ट किया था, जिससे उसके बाद से उस सरकार को हटना पड़ा। उसके बाद से वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी और उस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड जो था, ये ध्यान देने वाली बात है कि सुशीला कार्के जी थी, जो कि सीजेआई रही हैं। सुशीला कार्के जी जो कि सीजेआई रही हैं नेपाल की। ठीक है, उनके गवर्नमेंट के अंदर सारी स्टेबिलिटी आई। उसके बाद से चुनाव हुए। ठीक है, उसके बाद से जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन, वही आपसे इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल का हम आंसर देखेंगे, लेकिन इस जेनजी, आखिर में जेनजी है क्या? ठीक है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जेनजी है क्या। तो देखिए, अभी 21वीं सदी, 21st सेंचुरी में, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, है ना। 21st सेंचुरी में किसका ज़माना है? इंटरनेट का ज़माना है। ये जिनका मतलब कि 2000 के आसपास, सन 2000, ठीक है, अभी हम किस में, 2026 में, 2000 के आसपास में जिनका जन्म हुआ, उसके बाद से ये इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुए, इंटरनेट चलाए, सोशल मीडिया का ज़माना है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके इन्हीं को ही जेनजी बोला गया है। ठीक है, और इसका यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने उस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। और आज देखिए उसका नतीजा है कि एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उसी का सवाल आपके सामने है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, बालेंद्र शाह। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकायदा इनको विश भेज दिया इन्होंने अपना, मोदी जी ने, और इनके साथ में अच्छे से काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि आपके साथ मिलकर हम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं, बालेंद्र शाह जी के बारे में। आखिर में ये कौन है? ठीक है, ये एक म्यूजिशियन, रैपर। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, अपने यहाँ म्यूजिशियन है, रैपर कौन है? बादशाह। फिर उसके बाद बहुत सारे नाम है, हनी सिंह है उसी तरीके के ये रैपर हैं। उसके बाद से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इनका कैरियर चेंज हो गया, पॉलिटिशियन बन गए। अब क्या? पॉलिटिशियन बन गए, राजनीति करने लगे। राजनीति इनका अब कैरियर बन गया और ये अब नेपाल को संभालेंगे। नेपाल की सत्ता इनके हाथों में है। और देखिए ये किस समुदाय से आते हैं? देखिए, ये आपके साथ इसलिए डिस्कशन हो रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि जो बालेंद्र शाह हैं वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्योंकि पहली बार बालेंद्र शाह जो मधेसी, यहां लिखते हैं, मधेसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम नेपाल के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बना है मधेसी समुदाय से। आखिर में ये मधेसी समुदाय कहाँ निवास करता है? नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में यहां पे देखते हैं हम लोग ना,
नेपाल में निवास करता है, जो हम देखते हैं ना बॉर्डर बॉर्डर एरिया नेपाल और अपना जैसे ये होता है, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है, उसके बाद बिहार, फिर ये सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये मान लीजिए कि ये नेपाल है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ये नेपाल है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है ना, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो बॉर्डर एरिया, मतलब कि साउथ दक्षिणी नेपाल जो है, उस एरिया में मधेसी रहते हैं, निवास करते हैं, और इनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है। गोरखपुर का एरिया हो गया वहां पे, उसके बाद से मतलब कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग और नेपाल का दक्षिणी भाग काफी ज्यादा मिलता है इनकी संस्कृति आपस में, और बोलचाल, यहाँ तक कि भोजपुरी यहाँ के लोग बोलते हैं। तो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं बालेन शाह, ठीक है। तो ये जेंजी के द्वारा प्रोटेस्ट, ठीक है, जेंजी के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, और आज के ज़माने में देखिए इन जेंजी ने क्या किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। किस लिए किया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप घंटों आप सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते होंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप उसका इस्तेमाल यूजफुल तरीके से करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के नॉलेज गेन करने के लिए करिए, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, पेपर होता है, उसको आप शेयर करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, हु इज इंप्लीमेंटिंग द नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, मतलब निकरा हु इज इंप्लीमेंटिंग, राष्ट्रीय नवाचार जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना को कौन लागू कर रहा है, ठीक है। आपके सामने है कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और ऑप्शन डी है आपके सामने नाबार्ड। तो कौन सा सही आंसर होगा हमारा? आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका आंसर होगा। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पहले तो इसका हेडक्वार्टर था, बहुत पहले था बिहार में, ठीक है, लेकिन अभी करंट में कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, पूसा रोड पे है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया, और इसमें आखिर में इंप्लीमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, जो देखिए नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है यहाँ पे। इसको आप पढ़ के भी ध्यान आपके दिमाग में आ सकता है कि क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब कि जैसे प्राकृतिक आपदा आई, तो उसके कारण जो प्राकृतिक आपदा हुई, उसी में हमारा जलवायु परिवर्तन आता है। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है? बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे कुछ होता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है अपने किसान भाइयों की खेती में, उनके सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो उन क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या उनका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च करना, R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसके बाद से उनका क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर सूखे के समय में हम ऐसा कोई फसल लगा दे जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो क्या वो फसल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, ठीक है। तो ये कैसे होगा? रिसर्च करने से पता लगेगा। तो ये रिसर्च इसके माध्यम से होता है, और कहाँ पे होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हमने किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मंत्रालय आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा मंत्रालय है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, कृषि मंत्रालय, उसका अंग्रेजी में नाम आप रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मंत्रालय भी ध्यान रखेंगे। और देखिए
यहाँ पे हमने बात किया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो एक नेचुरल कैलेमिटी है, एक प्राकृतिक आपदा है, उसके कारण फसलों का नुकसान होता है। लेकिन उसके लिए एक फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी नुकसान होगा वो फसल अगर खेत में है तो, अगर खेत से कट गई है, रास्ते में है तो उसका जो भी नुकसान होगा उस फसल बीमा योजना के माध्यम से उसकी आपूर्ति होगी। उसका एक तरीके से कह सकते हैं, उसके बदले आपको कंपनसेशन मिलेगा किसान भाई को। तो एग्जामिनर आपसे, देखिए क्वेश्चन अभी न्यूज में तो आपके ये है, यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहां से भी एग्जामिनर आपको टच कर सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ये आखिर में कब लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुई। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है, कब लॉन्च हुई? 2016 में। कब लॉन्च हुई? 2016 में। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं और सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखते हैं आज का अगला सवाल आपके सामने क्या है। ठीक है, सुबह सुबह पढ़ाई करने में मन लग रहा है ना, ऐसे ही एनर्जी के साथ में सुबह सुबह बहुत एनर्जी रहता है। और देखिए, आप सुबह उठ के ना योगा किया करिए, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी अगर नहीं करते हैं तो 5 मिनट से स्टार्ट करिए, अनुलोम विलोम करिए, उसको 2 सेकंड इनहेल करिए, एक नाक से 2 सेकंड के लिए एक्सहेल करिए, मतलब इधर से खींचिए इधर से रिलीज करिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है योगा, आपके लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए योगा स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, उसमें कहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की, किसी से सलाह, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे योगा आप सीख सकते हैं। आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहिए योगा के साथ में 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य देखिए कैसे इंप्रूव होता है। ठीक है, देखते हैं अपना सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर कवर्ड अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम? प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात हो रही है, कौन सा? पीएम आशा। ठीक है, पीएम आशा स्कीम के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट किस क्रॉप के लिए जारी हुआ है? ठीक है, पीएम आशा की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल शामिल की गई है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी फसल है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन सी फसल है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है केवल गेहूं और चावल, भैया ऐसी तो बात नहीं है, ये तो ऐसे ही अभी प्रोक्योर होता है। ठीक है, वीट और पैडी जो होता है वो अभी प्रोक्योर होता है। उसके बाद से दाल, तिलहन, मतलब कि पल्स, ऑयल सीड और कोपरा की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ऑप्शन सी में केवल फल और सब्जियां, कैसे भाई, कैसे? और जो डी है केवल नकदी फसलें, मतलब कैश क्रॉप, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है चाय, कॉफी, इस तरीके का। फिर उसके बाद से जिससे बहुत ज़्यादा मतलब कि कैश होता है, मिलेगा, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। कॉटन एंड जूट, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, पल्स, ऑयल सीड एंड कोपरा। ठीक है, अरे बताओ आप लोग, नींद खुली है कि नहीं आप लोग की? सुबह सुबह क्या सर, संडे के दिन भी आप डिस्टर्ब कर दिए। हाँ, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपके लिए क्लास शाम में होती थी वो भी अच्छा था, लेकिन सुबह में होता है तो सुबह सुबह आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। सुबह इसी के ये क्लास अटेंड करने के लिए आप कम से कम सुबह उठेंगे तो ठीक है, तो एक एनर्जी मेंटेन रखिए। ठीक है, सुबह उठ के आप एक ग्रीन टी पिया करिए, इस तरीके से आपकी नींद जल्दी खुलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पीएम आशा, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये देखिए, किसी को पता है? आप कमेंट करके बताइए हमें, देखते हैं कि किसको पता है। मैं देख के बताऊंगा कि इसका फुल फॉर्म किसने सही बताया है। ठीक है, अभी तो हमारा करंट अफेयर, ये जो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है वो है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या? प्रधानमंत्री अन्नदाता, क्या? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आए समझ में? इसका फुल फॉर्म क्या है?
अरे कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आखिर में वो भी तो पता होना चाहिए ना। कब इसको स्टार्ट किया गया? 2018 में। ये सब फैक्ट है एग्जाम के लिए, और आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। सोचो कि अरे यार हमको तो सर ने ये बताया था, लेकिन ये भी बता रहे हैं सर यहाँ पे। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चला कब? 2018 में। ठीक है, और उसके अंतर्गत ये हुआ। और कौन से फसल को इसके अंतर्गत लिया गया? किसके अंतर्गत? प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हुआ है कि देखिए, जो भी ये दलहन हुआ, दालें, तिल, खोपरा, ठीक है, इसका प्रोडक्शन मतलब कि खेत में किसान इनको बोएंगे। उसके बाद से जो प्रोक्योरमेंट होगा कौन करेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी करेगी। कौन एजेंसी का आप नाम क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। अभी आप देखते हो कि धान गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है, उसको एफसीआई आपके घर के आसपास कहीं गोडाउन देखने को मिल जाएगा एफसीआई का। वहां पे किसान लोग को आज कॉल करके उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आज से खरीदारी स्टार्ट होगी, और ये खरीदारी के लिए जो रेट होता है वो उस फसल को बोने से पहले ही डिसाइड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और आपके सामने सवाल है कि ये जो एमएसपी उसको बोलते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी कमेटी है, एजेंसी है जो उस एमएसपी का रेट डिसाइड करती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो हमने देखा कि पीएम आशा योजना कब स्टार्ट हुई? 2018 में, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो उसके अंतर्गत हमारे अंदर क्या है? दालें हैं, तिलहन है, खोपरा है, उसको इस स्कीम के अंतर्गत, इसको प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह है आपके सामने। देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कौन सा है। निवेशक शिविर हेल्ड इन मार्च 2026। ठीक है, वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, अरे इससे पहले जो हमने देखा ये वाला सवाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट करेगा? तो कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक, तो हमारे सामने जो सवाल था वो क्या है? निवेशक शिविर 2026 में हुआ। कहां पे हुआ? भुवनेश्वर। कहां पे हुआ? भुवनेश्वर में। और ये किसकी राजधानी है? उड़ीसा। इसको, ये तो अंग्रेजी हो गया, उड़ीसा। ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो गया, आपको ध्यान होगा शायद। ओ, ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो गया उड़ीसा का। पहले उड़ीसा था, ORRI ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया। तो देखिए, निवेशक शिविर जो हेल्ड हुआ है भुवनेश्वर में, वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, आपके सामने सवाल है। एनर्जी है ना? अरे सुबह सुबह एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और ये किसके साथ मिलकर, ये इसके साथ में इनका मेन मकसद क्या है? इसका, इन्होंने तो शिविर करा लिया। किस, अगर निवेशक शिविर, निवेशक मतलब इन्वेस्टर होता है, उनके जागरूकता के लिए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है निवेश करने में, तो उसका सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। और जो उन्हें चीज़ें नहीं पता है, जो उन्हें कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, उनके बारे में नहीं जान रहे, पता ही नहीं है, तो वो उस रूल रेगुलेशन को लोगों तक पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण की। ये सारी बातें वहां पे हुई, जो कि उसका आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हमारा रहा आज का सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लक्ष्य? ठीक है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, यहां पे बात हो रही है लक्ष्य की स्कीम की, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम की। ये
मेन पर्पज आपसे पूछा गया है, इसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज क्या है? फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपसे सवाल 50% आपका हो जाता है वहीं पे, ठीक है। तो आपको देखते ही ऑप्शन समझ में आ रहा होगा कि आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिला है, प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से कई बार होता है कि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके जन्म लेने के 1 महीने के अंदर या उससे पहले ही या 6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण न्यूट्रिशन तो नहीं है, उसका कारण जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उनका मतलब कि जो प्रसव हुआ है वो घर पे हो गया, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, ऐसा तो नहीं, ठीक है, इस तरीके का। तो इसका जो मेन पर्पस है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर फॉर प्रेग्नेंट एंड वुमेन एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य। आपको ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, ये फैक्ट्स, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है ना आपको पता होने चाहिए। आपको क्योंकि देखिए एग्जामिनर आपको किसी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक एग्जाम है, उसमें अभी देखिए जो कांस्टेबल का पेपर, उसमें कितने लाख बच्चों ने उसको अप्लाई किया है। होम गार्ड का देख लीजिए, कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसीलिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है पढ़ाई करने के समय, ठीक है। तो वो सारी बातें तो हैं, लेकिन आपका जो फैक्ट है वो आपको रिमाइंड करना होगा, एक प्रॉपर टाइम के बाद में उसको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि लक्ष्य स्कीम है किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत हुआ ये, फिर ठीक है, उसके अंतर्गत ये हुआ कि देखिए इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, ये मेन पर्पस है इसका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, आप जानते होंगे, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। तो आपके सामने सवाल है कि अभी करंट में भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, वो कमेंट करके आप हमें बताइए, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जो नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ही होगा? ऑप्शन बी, साध्वी निरंजन ज्योति जी को, ठीक है। और देखिए इन्हें तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद से एक होते हैं सदस्य, इनके साथ में ही एक सदस्य की भी नियुक्ति हुई है इस कमीशन में, उनका नाम है किरण उमेश महल्ले, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि जो सदस्य इनके साथ में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका क्या नाम है, इस तरीके से। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आइए देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 338B, अनुच्छेद 338B के अंतर्गत आता है। और आप देखिए इससे पहले ये तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये अभी तक ये कुछ समय पहले तक ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। और 102 संविधान 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले तो बिल आया, उसके बाद से दोनों सदनों से पास हुआ, उसके बाद से वो बन गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये कब बना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि कब बना।
ये तो आपको ध्यान रखना है कि 102वां, लेकिन कब? 2018 में। कब? 2018 में। और ये जो कमीशन है ये क्या इसका काम क्या है? जो पिछड़ा वर्ग है, यहां पे है पिछड़ा वर्ग, उसके सामाजिक और शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक के क्षेत्र में उनके लिए कोई परेशानी, कोई उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उसके लिए प्रावधान करना, और उनके लिए बेहतर किस तरीके से प्रोविज़न किया जाए कि उनका जो सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें उनका स्टेटस है और अच्छा हो सके। स्टेटस यहाँ से कहने का मतलब है कि वो जिस स्तर पे हैं अभी उनके जीवन में सुधार हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता इसको कट करेंगे, मंत्रालय के अंतर्गत इसको ये आता है। ठीक है, तो जो ये देखिए, जो ये बोर्ड है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये एक सिविल कोड के जैसे बिहेव करता है। अगर ये चाहे तो किसी ऑफिस से, सरकार का ऑफिस है सेंट्रल या स्टेट, वहां से बोल सकता है कि आप ये सबूत लाइए, ये पेपर लेके आइए हमारे ऑफिस में, उन्हें लेके आना होगा। तो ये एक सिविल कोड के जैसे भी बिहेव करेगा, सिविल कोड। और ये शक्तियां कहां से आती हैं? अनुच्छेद, अभी हमने पढ़ा वहां पे 338B। ठीक है, ये शक्तियां इसके अनुच्छेद 338B उसके अंतर्गत ही अनुग्रहित हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द ओवरऑल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए यहां बात हो रही है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इन इंडिया 2025। ठीक है, अर्बन की बात हो रही है यहां पे, शहरी, अर्बन मतलब शहरी 2025। तो आइए पहले तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी किया जाता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय के, सांख्यिकी मंत्रालय आप ध्यान रख सकते हैं, सांख्यिकी मंत्रालय आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आप सांख्यिकी मंत्रालय आप ध्यान रख सकते हैं, हिंदी में इसको सांख्यिकी मंत्रालय कहा जाता है। और इसका जो ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, और कौन सा ऑफिस है जो इसको जारी करता है इस मंत्रालय के अंतर्गत? ठीक है, कौन जारी करता है? NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये इस ऑफिस के द्वारा, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम इस सवाल के बाद आपके सामने एक और सवाल है। खैर देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर है कि 2025 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? तो कितनी है? 4.8, 4.8। ठीक है, यहां पे आंसर होगा आपका 4.8। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको ध्यान देने की बात है कि यहां पे बात हो रही है शहर की। ठीक है, इसके साथ में रूरल की भी बात होगी। रूरल मतलब बात होगी ग्रामीण की, ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात होगी। ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो कितनी है? 2.4।
2.4 की है। उसके बाद से देखिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि बेरोजगारी बेरोजगारी दर की बात हो रही है। तो क्या क्या है ये बेरोजगारी दर? तो जैसे 15 साल से 59 साल वर्ष 15 से 59 साल आयु के लोगों को हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स, मतलब कि ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इस आयु के कैटेगरी में आने वाला इंसान जिसको नौकरी करनी है और नौकरी की खोज कर रहा है, उसके पास क्वालिफिकेशन है या तो अनस्किल्ड है, मतलब कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है, स्किल्ड नहीं है, वो नौकरी की तलाश करना है, नौकरी करना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो नौकरी नहीं मिल रही है उन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयड पर्सन बोला जाता है। तो जो अनएम्प्लॉयड, ये जो कैटेगरी है 15 साल से लेके 59 साल तक, ठीक है, उसमें कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और करना चाहते हैं, उसको ऊपर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे जिनको नौकरी करना चाहते हैं और नहीं मिल रही है। उसके बाद से बोलते हैं ना, न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो लेबर फोर्स है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, मतलब कि नीचे रखेंगे। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट जो आएगा हमारे सामने वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। ठीक है, तो वो अलग होता है, शहर के लिए अलग होता है और ग्रामीण के लिए अलग होता है। और खास ध्यान दे, आपने दिया हो शायद कि नहीं दिया हो, अभी मैंने बोला कि ग्रामीण में 2.4 और शहर में आपके सामने है 4.8। आपने ध्यान दिया इस बात को कि ग्रामीण में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.4 ही है और शहर में हमारा 4.8 है। इसका मेन कारण क्या है? ठीक है, तो देखते हैं अपने अगले सवाल में कि व्हाट वाज द अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अर्बन यही है ना कि कितना लेबर फोर्स, जो अभी हमने बात की कि 15 साल से 59 साल में जो ये कैटेगरी है, ठीक है, एज मान लीजिए एज है ये, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आते हैं उसकी बात हो रही है कि भारत में शहरी श्रम, देखिए यहां पे भी अर्बन की बात हो रही है। ठीक है, शहरी श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना है? हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 52.2%। ठीक है, 52.2%। और इसके साथ में यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अर्बन की बात हो रही है, तो अब रूरल की बात होगी। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी, ग्रामीण की बात होगी। ठीक है, यहां पे अभी आपने नहीं ध्यान दिया होगा, आपने नहीं ध्यान दिया होगा कि कितना परसेंट था। ठीक है, तो यहां पे कितना है? 62.8%। मतलब यहां पे भी डिफरेंस है। और वही चीज, जो इस सवाल के पहले वाले सवाल में था इंफॉर्मेशन, वही यहां पे भी देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे तो पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कि जाके काम करने की का जो रेट है वो ज़्यादा है और अर्बन में कम है। मतलब क्या शहर के लोग काम करना नहीं चाहते? ये सवाल उठता है, आपके दिमाग में आएगा। हाँ, मतलब बेरोजगारी भी देख रहे हैं कि शहर में ज़्यादा है। उसके बाद से अभी यहाँ देखिए, अभी हमने देखा कि 4.8 है और यहाँ पे गांव में 2.4 है। उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी 52.2 है और गांव में 62.8 है। तो ये डिफरेंस क्यों? देखिए यहाँ पे बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं? कई बार क्या होता है कि जब आपके पास में पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त डिग्री है एक, लेकिन आपको है कि और अभी पढ़ना है, तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस समूह में जो हमने बात की 15 से 59 साल के समूह में आप भी आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से होता है कि महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन कम है। ठीक है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी कम है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है और अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कम है। उसका कारण यह है कि वो अपने घर को हाउस मेकर के तरीके से रहते हैं, मतलब कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हैं। उसके बाद से उनका जो न्यू
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट डज द दमन गंगा रिवर मेनली फ्लो? तो कौन सा जगह है वो? गुजरात। आंसर होगा हमारा गुजरात। और इसका ओरिजिन कहां पे है? आपको ओरिजिन पॉइंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। कहां पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और आप हमें बताइए कि वो कौन सा हिल है जहां पे इसका ओरिजिन पॉइंट है, किस नदी का? दमन गंगा का। और ये इसके बाद में पश्चिम दिशा में, मतलब कि अरेबियन सी में बहने वाली नदी है, ठीक है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं, सह्याद्री हिल महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है कि शौर्य स्क्वाड्रन रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ रेजिमेंट? ठीक है, विच टाइप ऑफ रेजिमेंट। तो ऑप्शन हमारे सामने है, ए, बी, सी और डी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बख्तरबंद रेजिमेंट, ठीक है। देखिए, ये जो रेजिमेंट होगी वो ड्रोन चलाने में निपुण है। उससे क्या होगा कि उस रेजिमेंट के साथ होने में जो स्ट्राइक होता है, जैसे उनका जो इतना प्रिसाइज अटैक होगा, और उसके बाद से युद्ध में एज मिलेगा, ठीक है। ड्रोन का इस्तेमाल होने से जो प्रिसीजन है कि एकदम स्ट्राइक जहां हमको अटैक करना है वहीं होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में, कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में हम वहाँ पे करेंगे, और रियल टाइम निगरानी करने में सहायता मिलेगी। और उसके बाद में जो क्षति होती है मैन की, ह्यूमन, मतलब कि जो हमारे सेना के जवान होते हैं, वो क्षति, उनकी शहादत नहीं होगी ड्रोन का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो इस सवाल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? बख्तरबंद, ऑप्शन बी, आर्मर्ड रेजिमेंट, इसको किया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो थे आपके सामने 10, वो हमने रखा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल है, एक्स पे, व्हाट्सएप पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे सवाल MCQs वहाँ पे होते हैं, आप उसको विजिट करें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में सुबह काफ़ी एनर्जी के साथ में, वही एनर्जी आपके साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच।